सही आ रही है, सही आ रही है, बेस्ट आ रही है। ओके, सो अभी तक हमने एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी किया है बाय एडम स्मिथ, है ना। और जो एग्जांपल हमने किया था एडम स्मिथ की एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी के अंदर, दैट वाज दिस, कि एक देश के पास एब्सोल्यूट एडवांटेज है किसी एक कमोडिटी को प्रोड्यूस करने का और दूसरे देश के पास एब्सोल्यूट एडवांटेज है दूसरी कमोडिटी को प्रोड्यूस करने का, तो बोथ नेशन उसी चीज की प्रोडक्शन में स्पेशलाइजेशन करेंगे जिसमें उनका एब्सोल्यूट एडवांटेज है, और परफेक्ट स्पेशलाइजेशन करके उस चीज को एक्सपोर्ट करेंगे, और जिसमें उनको लेस एडवांटेज है स्पेशलाइज करने में उसका इंपोर्ट कर लेंगे दूसरे नेशन से। जैसे कि ये हमारे पास जो एग्जांपल था, इस केस में यूएस के पास जो एब्सोल्यूट एडवांटेज है वो किस चीज को बनाने में, वीट को बनाने में। यूके के पास जो एब्सोल्यूट एडवांटेज है वो क्लॉथ को बनाने में। तो अल्टीमेटली एडम स्मिथ कह रहे हैं क्या, कि यहां पे यूएस को चाहिए कि अपने जितने भी रिसोर्सेज हैं वो सिर्फ और सिर्फ वीट की प्रोडक्शन में लगाए, स्पेशलाइजेशन करे अपना वीट की प्रोडक्शन में, और वीट का एक्सपोर्ट करे फिर किसको, यूके को। और यूके को चाहिए अपने सारे के सारे रिसोर्सेज वो क्लॉथ की प्रोडक्शन में लगाए, क्योंकि एब्सोल्यूट एडवांटेज यूके को क्लॉथ की प्रोडक्शन में है, और इसमें स्पेशलाइजेशन करके और इसका एक्सपोर्ट करे किसको, यूएस को। ऐसा किया जाएगा तो बोथ नेशंस का क्या होगा, वेलफेयर होगा, गेन फ्रॉम ट्रेड होगा। लेकिन इसके अंदर एक बात वो करना भूल गए या उन्होंने नहीं की, दैट वाज कि अगर किसी पर्टिकुलर देश के पास दोनों चीजों में एब्सोल्यूट एडवांटेज है एज कंपैरिजन टू अदर नेशन, तो क्या दोनों देशों के बीच में ट्रेड पॉसिबल नहीं है। एग्जांपल के तौर पे इस एग्जांपल को मैं थोड़ा सा ट्वीक कर रहा हूं, चेक इट आउट। अब हम पढ़ रहे हैं कंपैरेटिव एडवांटेज बाय रिकार्डो। कंपैरेटिव एडवांटेज बाय रिकार्डो में उसने इस एक पर्टिकुलर फिनोमिना को एक्सप्लेन किया कि ऐसे स्टेज पे क्या होगा, ऐसी स्टेट में क्या होगा जहां पे दोनों कमोडिटी के अंदर एक कंट्री का एब्सोल्यूट एडवांटेज है और दोनों कमोडिटी को बनाने में दूसरी कंट्री का एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज है। तो एडम स्मिथ ने तो इसको एक्सप्लेन नहीं किया कि वो बोथ नेशन जो है वो ट्रेड कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ट्रेड करके क्या वो गेन को हासिल कर सकते हैं नहीं कर सकते। चेक इट आउट, यहां पे आपको क्या दिखाई दे रहा है कि यूएस के कंटेक्स्ट में दोनों की दोनों चीजों को सस्ता बना पाना यूएस के लिए ज्यादा सही है। ये जो नंबर आपको दे रखे हैं, ये जो बात की जा रही है, ये बात की जा रही है पर लेबर पर आवर का क्या प्रोडक्शन है। दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इन दीज नंबर्स। इट मींस कि अगर आप यूएस को देख रहे हैं तो यूएस में वीट को बनाना भी चीपर है एज कंपैरिजन टू यूके। अगर यूएस को देख रहे हैं तो यूएस में क्लॉथ बनाना भी चीपर है एज कंपैरिजन टू यूके। डोंट यू सी इट, यहां पे एक लेबर 1 घंटे के अंदर 6 यूनिट ऑफ वीट बना रही है, यहां पे सिर्फ 1 यूनिट ऑफ वीट बना रही है। यहां पे एक लेबर 4 यूनिट ऑफ क्लॉथ बना रही है, यहां पे एक लेबर 2 यूनिट ऑफ क्लॉथ बना रही है। इट मींस कि यूएस के कंटेक्स्ट में आपको दिखाई दे रहा है क्या, कि दोनों चीजों में यूएस का एब्सोल्यूट एडवांटेज है। फिर रिकार्डो कहते हैं कि इसके बाद भी अगर दोनों के दोनों देश ट्रेड करें तो भी वेलफेयर दोनों देशों का हो सकता है, गेन फ्रॉम ट्रेड दोनों देशों का हो सकता है। कैसे हो सकता है इसको समझो। वो ऐसे हो सकता है कि रिकार्डो की थ्योरी के अंदर, कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी में रिकार्डो कहते हैं कि किसी कंट्री को स्पेशलाइजेशन अब उसमें करना चाहिए जिसमें उसका कंपैरेटिव एडवांटेज है विद इन देयर नेशन, उस चीज को बनाने का। और अगर दूसरी कंट्री है जिसको एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज है दोनों चीजों को बनाने का दूसरे नेशन के कंटेक्स्ट में, लेकिन यह देखो कि किसमें लीस्ट कंपैरेटिव डिसएडवांटेज है, और जिसमें लीस्ट कंपैरेटिव डिसएडवांटेज है ना, उस कंट्री को चाहिए कि उसी चीज का प्रोडक्शन करे और उसमें स्पेशलाइजेशन हासिल करे, उस कमोडिटी को एक्सपोर्ट करे। उसके बाद भी आपको दिखाई देगा कि देयर वुड बी गेन फ्रॉम ट्रेड फॉर बोथ ऑफ द नेशन। जैसे कि इस केस में अगर आप देख रहे हो तो यहां पे आपको क्या दिखाई दे रहा है कि वीट और क्लॉथ के प्रोडक्शन में विद इन नेशन देखो तो यूएस के कंटेक्स्ट में आपको क्या दिखाई दे रहा है कि यूएस जो है वो 6 यूनिट ऑफ वीट बना रहा है, 4 यूनिट ऑफ क्लॉथ बना रहा है पर लेबर पर आवर।
हमने देखना क्या है, हमने देखना है कि इसको कंपेरेटिव एडवांटेज किस चीज को बनाने में, किस चीज को बनाने में, व्हीट या क्लॉथ, व्हीट को बनाने में, राइट। तो अल्टीमेटली रिकार्डो कहते हैं कि यूएस को क्या चाहिए कि व्हीट का प्रोडक्शन करे। अब अगर आप यूके को यूएस के कंपैरिजन में देखोगे तो इसको दोनों चीज को बनाने में घाटा है, राइट। मतलब एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज है दोनों चीजों को बनाने में। बट इफ यू विल कंपेयर यूके विद यूएस, लेकिन आप यूएस को भूलो, एक बार सिर्फ यूके को देखो। यूके जो है वो एक लेबर की मदद से 1 घंटे के अंदर 1 यूनिट ऑफ व्हीट बना रहा है और 2 यूनिट ऑफ क्लॉथ बना रहा है। यहां पे विद इन नेशन अगर आप देख रहे हो तो विद इन नेशन आपको क्या दिखाई दे रहा है, किस चीज में इसका कंपेरेटिव एडवांटेज है, क्लॉथ का। इट मींस कि लीस्ट कंपेरेटिव डिसएडवांटेज है इसको किस चीज में, क्लॉथ को बनाने में। सो अल्टीमेटली इसको अपने सारे के सारे रिसोर्सेज किस चीज को बनाने में लगाने चाहिए, क्लॉथ को बनाने में लगाने चाहिए। और ऐसे स्पेशलाइजेशन अगर दोनों के दोनों देश करेंगे और उसके बाद ये आपस में ट्रेड करेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा, अगेन कि देयर वुड बी गेन फ्रॉम ट्रेड फ्रॉम हियर एज वेल। कैसे, देखो ये सिनेरियो बनाते हैं। अब ये प्री ट्रेड सिनेरियो है आपका, राइट। पोस्ट ट्रेड सिनेरियो जब आप बनाएंगे तो यू विल सी व्हाट, यूएस यूके, ये पोस्ट ट्रेड है। अब हाइपोथेटिकली हम मान रहे हैं इस बात को, क्या मान रहे हैं कि 2 ही लेबर हैं यूएस के अंदर, 2 ही लेबर हैं यूके के अंदर। हाइपोथेटिकली सिंप्लीफिकेशन के पर्पज से हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं। एक लेबर जो है वो यूएस ने यहां पे लगा रखी है, एक लेबर यूएस ने यहां लगा रखी है। यूके में भी मान लो 2 ही लेबर, एक यहां लगा रखी है, एक यहां लगा रखी है। अब रिकार्डो के कंसेप्ट के हिसाब से वो कह रहे हैं कि अगर इनको यहां पे कंपेरेटिव एडवांटेज है तो ये जो लेबर यहां पे लगी हुई है इसको बाहर निकालो और इसको यहां लगा दो, राइट। अब यहां पे वो आपकी अजम्पशन आती है। आपकी अजम्पशन क्या कह रहे थे कि क्या अज्यूम किया गया रिकार्डो के द्वारा, रिकार्डो के द्वारा अज्यूम किया गया है कि एपी इज इक्वल टू एमपी। साथ में क्या लिखा है उसके बताओ, फैक्टर आउटपुट रेशियो इज कांस्टेंट। इसका मतलब क्या है, इसको समझो ध्यान से। 2 चीजें हैं, दोनों की दोनों बात सेम है। फैक्टर आउटपुट रेशियो कांस्टेंट है, रेशियो जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, या फिर एपी इज इक्वल टू एमपी है, दोनों की दोनों चीजें सेम है। फैक्टर आउटपुट रेशियो का मतलब है कि लेबर जो है वो होमोजीनियस है, तभी तो कांस्टेंट होगा ना। मींस हर एक फैक्टर, यहां पे फैक्टर सिर्फ आप किसको ले रहे हो, लेबर को फैक्टर ले रहे हो। दिस इज फैक्टर दैट यू हैव। अब इसका जो आउटपुट का रेशियो है, फैक्टर और आउटपुट का रेशियो है वो कांस्टेंट है। मींस कि चाहे मैं एज ए लेबरर काम कर रहा हूं तो मैं भी 1 घंटे के अंदर अंदर यूएस में अगर मैं एज ए लेबर काम कर रहा हूं तो 6 यूनिट ऑफ व्हीट बनाऊंगा, राइट। और अगर इस बंदे को निकाल के भी यहां लगा दोगे तो भी वो 6 यूनिट ऑफ व्हीट बनाएगा। आप अगर यूएस में काम कर रहे हो 6 यूनिट ऑफ व्हीट, 6 यूनिट ऑफ व्हीट, 6 यूनिट ऑफ व्हीट। इट मींस कि फैक्टर आउटपुट रेशियो क्या है, कांस्टेंट है। रिकार्डो ये अज्यूम करके चलते हैं। और अगर फैक्टर आउटपुट रेशियो कांस्टेंट होता है ना तो एपी इज इक्वल टू एमपी तो होगा ही होगा, राइट। एपी क्या होता है, एवरेज प्रोडक्शन। एमपी क्या होता है, मार्जिनल प्रोडक्शन। मार्जिनल प्रोडक्शन का मतलब क्या है, मार्जिनल प्रोडक्शन का मतलब है कि एक और इंसान लगाने के बाद कितना एडिशन किया जा रहा है टोटल प्रोडक्शन के अंदर, दैट इज द मार्जिनल प्रोडक्शन, राइट। अब यहां से ध्यान से देखो, इफ आई एम सेइंग कि पहला लेबर 6 यूनिट ऑफ व्हीट बना रहा है, फर्स्ट लेबर 6 यूनिट ऑफ व्हीट बना रहा है, सेकंड आया कितना बनाया, अगेन 6 यूनिट बनाया, थर्ड आया कितना बनाया, 6 बनाया। मार्जिनल प्रोडक्शन क्या है इसका, 6 है कि नहीं है। अब यहां पे टोटल प्रोडक्शन कितना आ रहा है, टीपी यहां तक आ रहा है 12 और यहां पे कितना आ गया टीपी 18। मार्जिनल प्रोडक्शन क्या होता है, दैट इज टीपी एन माइनस 1। इट मींस क्या, 18 माइनस 12 मींस व्हाट, 6 अगेन। ये आपका आ गया मार्जिनल प्रोडक्शन। एवरेज प्रोडक्शन क्या होगा उसको चेकआउट करो। एवरेज प्रोडक्शन होता है टोटल प्रोडक्शन अपॉन में व्हाट, अपॉन में लेबर, दैट इज द एवरेज प्रोडक्शन पर लेबर वी विल कैलकुलेट लाइकवाइज, राइट। तो टोटल प्रोडक्शन कितना हो रहा है 18, कितनी लेबर लगी 3, अल्टीमेटली एवरेज प्रोडक्शन क्या है 6। सो एवरेज प्रोडक्शन किसके इक्वल है, मार्जिनल प्रोडक्शन के इक्वल है। सो ये अज्यूम करके चला जाता है इस कंपेरेटिव एडवांटेज की थ्योरी के अंदर कि लेबर जो है वो होमोजीनियस है। जब आप
सुनते हैं इस बात को कि लेबर होमोजीनियस है, अपने दिमाग में इस बात को लेके आओ कि फैक्टर आउटपुट रेशियो सेम है। आप इस बात को अपने दिमाग में लेके आओ कि एपी इज इक्वल टू एमपी है, राइट। एवरेज प्रोडक्शन और मार्जिनल प्रोडक्शन जो है दोनों आपस में बराबर है। ओके, सो दिस वाज दिस अजम्पशन। अब आप देखेंगे कि जब ट्रेड किया जाता है दोनों नेशंस के द्वारा, पहले क्या किया जाएगा? कंप्लीट स्पेशलाइजेशन। यहां पे ये बात करते हैं कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की, कि एक जगह से अगर आप लेबर को निकाल रहे हो और दूसरी जगह में लगा रहे हो तो देयर इज ए कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट विद इन ए नेशन। सो उस केस में आपको क्या दिखाई देता है? उस केस में आपको दिखाई देती है कंप्लीट स्पेशलाइजेशन। कंप्लीट स्पेशलाइजेशन का मतलब क्या होता है? कि दूसरा सामान बनेगा ही नहीं, पहले सामान में सारे के सारे रिसोर्सेज लगा दो, दैट इज द कंप्लीट स्पेशलाइजेशन। तो इस केस में कंप्लीट स्पेशलाइजेशन अगर आप करोगे, इस लेबर को यहां से निकाल के, जो एक लेबर 4 यूनिट ऑफ क्लॉथ बना रही है यूएस में, उसको वहां से निकाल के जब वीट की प्रोडक्शन में आप लगाओगे तो वीट का टोटल प्रोडक्शन कितना होगा? 12। क्यों 12 होगा? बिकॉज द लेबर इज होमोजीनियस। जब पहली लेबर 6 यूनिट ऑफ वीट बना रही थी तो दूसरी लेबर आके भी 6 यूनिट ऑफ वीट या एडिशन करेगी उसमें, तो जो टोटल प्रोडक्शन होगा वीट का यूएस में आफ्टर स्पेशलाइजेशन वो क्या होगा? 12 होगा, राइट। और क्लॉथ का प्रोडक्शन कितना होगा? 0। क्यों? क्योंकि ये लेबर आपने लगा के कहां पे लगा दी? वीट की प्रोडक्शन में। जब आप यूके के कंटेक्स्ट में देखेंगे तो यूके का जो टोटल प्रोडक्शन है वीट का वो 0 होगा और इसका प्रोडक्शन क्या होगा? 4 होगा। आर यू गेटिंग मी? कोई डाउट किसी को इस बात पे? नो? ओके। सो टोटल प्रोडक्शन जब आप देखेंगे पोस्ट ट्रेड तो आपको क्या दिखाई देगा? 12 दिखाई देगा वीट का और 4 दिखाई देगा क्लॉथ का, राइट, जो कि यूके बना रहा है। और प्री ट्रेड आपको क्या दिखाई दे रहा था? टोटल प्रोडक्शन वीट का क्या था? 10 और इसका क्या था? द 3, राइट। इट मींस कि आपको वर्ल्ड का जो टोटल प्रोडक्शन है उसमें बढ़ोतरी होती हुई दिखाई दे रही है अगर दोनों के दोनों नेशन अपने कंपैरेटिव एडवांटेज के हिसाब से अपने देश के अंदर स्पेशलाइजेशन करते हैं। तो उस केस में जो वर्ल्ड का आउटपुट है वो क्या होगा? इंक्रीज होगा, जैसे कि हमें इस एग्जांपल में दिखाई दे रहा है। और अब ये दोनों के दोनों नेशन जब आपस में एक दूसरे के साथ ट्रेड करेंगे तो क्या दिखाई देगा? वेलफेयर फ्रॉम ट्रेड दिखाई देगा। कैसे दिखाई देगा इसको चेकआउट करते हैं कि कब ट्रेड पॉसिबल है दोनों देशों के बीच में। अभी यहां तक तो आपने देखा कि स्पेशलाइजेशन हो गया, अब देखते हैं कि ट्रेड किस सिनेरियो में पॉसिबल है और किस सिनेरियो में एक देश दूसरे देश से ट्रेड नहीं करेगा। देखो, लेट्स चेक इट आउट अगेन। अगर आप यूएस के कंटेक्स्ट में देख रहे हो तो यूएस में जो वीट और क्लॉथ का रेशियो है वो क्या है? 6:4 मींस 3:2। यही है ना? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि अगर आपको 3 यूनिट ऑफ वीट का प्रोडक्शन करना है तो 2 यूनिट ऑफ क्लॉथ को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। 3 वीट की प्रोडक्शन के लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? 2 यूनिट ऑफ क्लॉथ। जैसे जैसे 3 यूनिट ऑफ वीट बढ़ाते रहोगे वैसे वैसे आपको अपने देश के अंदर 2 यूनिट ऑफ क्लॉथ का सैक्रिफाइस बढ़ाना पड़ेगा, राइट। तो ये आपका रेशियो कहां पे बन रहा है? अल्टीमेटली यूएस के अंदर बन रहा है। अगर आप यूके के कंटेक्स्ट में देख रहे हैं, ये यूएस है, यूके के कंटेक्स्ट में जब आप देखेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा? दोनों का रेशियो क्या है? दोनों का रेशियो है 1:2। इट मींस व्हाट? कि अगर यूके अपने देश के अंदर 2 यूनिट ऑफ क्लॉथ बनाता है तो हर 2 यूनिट ऑफ क्लॉथ के बदले उसको कितना यूनिट ऑफ वीट का सैक्रिफाइस करना पड़ेगा? 1 यूनिट ऑफ वीट का सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। सो क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है 2 यूनिट ऑफ क्लॉथ की? द 1 यूनिट ऑफ वीट, वो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, राइट। अब देखो ट्रेड कहां पे पॉसिबल है, कहां पे पॉसिबल नहीं है, इसको समझने की कोशिश करो। अगर देखो स्पेशलाइजेशन यूएस किस में कर रहा है? वीट में कर रहा है ना। अगर यूएस को 3 यूनिट ऑफ वीट को एक्सपोर्ट करके 2 यूनिट ऑफ क्लॉथ से ज्यादा क्लॉथ यूके से मिलेगा तो वो ट्रेड करेगा, अदरवाइज ट्रेड नहीं करेगा। सो ये ट्रेड कहां पे करेगा? जहां पे उसको 3 वीट सैक्रिफाइस करके अल्टीमेटली क्या मिलता है? 2 क्लॉथ से ज्यादा क्लॉथ मिलता है। इस सिनेरियो में ट्रेड पॉसिबल है यूएस के कंटेक्स्ट में। अगर ऐसा नहीं हुआ ना तो यूएस ट्रेड क्यों करेगा? डोमेस्टिकली क्या वो उसको प्रोड्यूस नहीं करेगा? बिल्कुल प्रोड्यूस करेगा। अगर आप यूके के सिनेरियो में देखेंगे तो आपको क्या दिखाई दे रहा है? यूके ट्रेड तभी करेगा, देखो यहां पे आपको अगर यूके को वीट चाहिए डोमेस्टिकली तो उसको 2 यूनिट ऑफ क्लॉथ को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा ना।
अगर वो 2 यूनिट ऑफ क्लॉथ के बदले में, राइट, 1 यूनिट से ज्यादा यूनिट ले लेता है वीट की, 1 यूनिट से ज्यादा यूनिट ले लेता है वीट की इंटरनेशनल ट्रेड करके यूएस के साथ, तो ट्रेड करना उसके लिए बेनिफिशियल है। यूके विल ऑल्सो गेन फ्रॉम ट्रेड। तो यही सिनेरियो, ऐसे सिनेरियो है जहां पे दोनों के दोनों देशों के बीच में ट्रेड पॉसिबल है। अगर ऐसा नहीं सिनेरियो बन रहा ना, तो ट्रेड पॉसिबल नहीं है। अगर यूएस को 3 यूनिट ऑफ वीट दे के 2 यूनिट ही मिले क्लॉथ का, तो ट्रेड क्यों करना है? छोड़ो परे, इतनी मगजमारी करोगे, फोन उठाओगे, राइट, अब बुकिंग करोगे, ये करोगे, वो करोगे, फिर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आएगा। ऑल्दो ये मानते हैं ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 0 है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो है। तो अल्टीमेटली जब तक कोई गेन नहीं है ट्रेड से, वी विल नॉट ट्रेड, और जब हमें गेन दिखाई देगा तभी हम ट्रेड अल्टीमेटली करते हैं। ओके, सो दीज आर द सिनेरियो जिस केसेस में आपको दिखाई देगा कि यूएस और यूके आपस में ट्रेड करेंगे, अदरवाइज देयर वुड बी नो ट्रेड पॉसिबल बिटवीन बोथ ऑफ द नेशन। बनाते हैं इसको, कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का जो है वो स्ट्रेट लाइन बनता है, उसको अभी बनाते हैं। फर्दर जो है हम देखेंगे कि कौन सा केस है जहां पे कोई कंपैरेटिव एडवांटेज नहीं है, मींस जहां पे ट्रेड पॉसिबल ही नहीं है। कौन सा केस है ऐसा? देखो, अगर इस एग्जांपल में आप थोड़ा सा डिफरेंशिएशन क्रिएट कर दो, थोड़ा सा इसको डिफर कर दो, तो आप उस सिनेरियो में आ जाओगे जहां पे दोनों नेशंस का आपस में ट्रेड करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होगा। लेट्स सपोज करो, इफ आई एम सेइंग दिस, think about it now. Think about it now. अब यहां पे जो डोमेस्टिक टर्म ऑफ ट्रेड है यूएस में, वो क्या है? 3:2। यूके में क्या है? 3:2। दोनों में जब आपको रेशियो सेम दिखाई देंगे ना, डोमेस्टिक रेशियो या डोमेस्टिक टर्म ऑफ ट्रेड जिसको हम बोलते हैं, वो अगर दोनों नेशन के बीच में आपको सेम दिखाई दे रहे हैं दोनों कमोडिटी में, तो उस सिनेरियो में ट्रेड दोनों की दोनों कंट्री के कंटेक्स्ट में पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। कैसे पॉसिबल नहीं है? ये ध्यान से देखो, देखो इसका रेशियो है 3:2, यूके में भी रेशियो क्या है? 3:2। अब यूके अगर स्पेशलाइजेशन कर ले, लेट सपोज करो इसमें स्पेशलाइजेशन कर ले, तो उसको क्या चाहिए? वो ट्रेड कब करेगा? जब 2 यूनिट को सैक्रिफाइस करके उसको 3 से ज्यादा यूनिट किसकी मिले? वीट की मिले। लेकिन क्या 3 से ज्यादा यूनिट वीट की यूएस देगा? नहीं, बिल्कुल नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि अल्टीमेटली आपका जो डोमेस्टिक टर्म ऑफ ट्रेड है वही आपको परमिट नहीं कर रहा, वहीं पे उसको नुकसान है, लॉस है। सो जब दोनों के दोनों कंट्री के कंटेक्स्ट में आप देखते हैं कि आपस में जो डोमेस्टिक टर्म ऑफ ट्रेड है वो सेम है दोनों कमोडिटी में, दोनों नेशन में, उस केस में दोनों नेशन आपस में ट्रेड नहीं कर पाएंगे, और अगर करेंगे तो दैट वुड बी ए लॉस फॉर बोथ ऑफ द नेशंस, राइट? या किसी का नुकसान होगा, किसी का फायदा होगा, एंड एट दैट टाइम द ट्रेड वुड नॉट पॉसिबल। ओके, सो दीज आर द कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी बाय रिकार्डो। अब कुछ फ्रेंच सैटारिकल हुए हैं जो कि सटायर का इस्तेमाल करके पॉलिसीज को उस टाइम क्रिटिसाइज किया करते थे। वन ऑफ द एग्जाम्पल इज फ्रेडरिक बेस्टियत। अब उन्होंने बेसिकली क्या कहा? देखो, हम उस जमाने की बात कर रहे हैं जिस टाइम पे मर्केंटलिस्ट का दौर था, और उनकी थ्योरी को दुनिया से बाहर निकालने के लिए एडम स्मिथ, रिकार्डो अपनी थ्योरीज लेके आए ताकि वो दिखा सके दुनिया को कि गेन आप ट्रेड से कैसे कर सकते हैं। तो एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल दिया है यहां पे, जो फ्रेंच इकोनॉमिस्ट थे फ्रेडरिक बेस्टियत, उन्होंने एक सटायर का इस्तेमाल किया। वो कहते कि एक बार एक कैंडल मेकर, मोमबत्ती बनाने वाला इंसान जज के पास जाता है कोर्ट रूम में और कहता है, जज साहब आई हैव एन इशू, मेरे को एक दिक्कत है। क्या दिक्कत है? कहते जी कुछ कंपटीटर हमारी मार्केट को ओवरवेल्म कर रहे हैं, हमारी पर्टिकुलर मार्केट को, कैंडल मेकर मार्केट को। कैसे ओवरवेल्म कर रहे हैं भाई? कहते जब वो आते हैं, वो कंपटीटर आता है, तब मार्केट से सारे के सारे हमारे कंज्यूमर चले जाते हैं और हमें बहुत ज्यादा नुकसान झेलने को मिलता है। कहते ओके, ऐसा कौन सा कंपटीटर है जिसकी वजह से कैंडल मेकर इंडस्ट्री को
प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। कैंडल मेकर इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने का मतलब कि जो इनएफिशिएंट प्रोड्यूसर हैं उनको प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। इसका मतलब जो सो कॉल्ड आर्ग्यूमेंट दिया जाता है कि हमें अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को बचाना है फॉरेन कंपटीटर से, उस डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज में जो एम्प्लॉयमेंट हमने जनरेट कर रखा है उन लोगों की एम्प्लॉयमेंट को, उनकी जॉब्स को बचाना है। उन आर्ग्यूमेंट के बारे में ये सारी की सारी बात हो रही थी उस कोर्ट रूम में, सो कॉल्ड सैटेरिकल कोर्ट रूम में। कहते वो कंपटीटर का नाम क्या है? वो कंपटीटर का नाम है, वो कहते कि जज साहब सन, कि सूरज जब आता है ना तो बेसिकली क्या होता है, सारे के सारे हमारे कंज्यूमर वो मार्केट से भाग जाते हैं, राइट। तो जज कहता है अच्छा आपकी इंडस्ट्री को बचाने के लिए क्या किया जा सकता है? कहते जी अगर आपको हमारी इंडस्ट्री को बचाना है तो आप जितने भी खिड़की दरवाजे हैं वो सारे के सारे बंद करवा दो। जितने भी खिड़कियों में से, दरवाजों में से रोशनी आती है सब पे पर्दे लगवा दो, ताकि बिल्कुल डार्क ही डार्क हो सब कुछ। तभी जाके जो है वो हम अपनी इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज जो है वो हम अपनी इंडस्ट्री को बिल्कुल भी बचा नहीं पाएंगे, या फिर हम लॉस बियर कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ सन की वजह से। सो दिस इज लाइक अ दैट सेम आर्ग्यूमेंट जो आज के दिन भी जो सो कॉल्ड इन्फेंट इंडस्ट्री हम बोलते हैं वो कब तक इन्फेंट रहेंगी? थिंक अबाउट दैट। कोई पर्टिकुलर इंडस्ट्री किसी एक मार्केट में, किसी कंट्री में 20 सालों से है और आज तक उसको प्रोटेक्शनिज्म की जरूरत है। मींस वो चाहती है हमारी सरकारें वो जो टैक्स बैरियर्स हैं उस इंडस्ट्री की कमोडिटी में वो रेज करके रखें। कब तक रेज करके रखें? थिंक अबाउट इट। आप वहां पे उस इंडस्ट्री को तो बचा रहे हो, उस इंडस्ट्री के प्रॉफिट को तो बचा रहे हो, उस इंडस्ट्री में लगे हुए कुछ लोगों के एम्प्लॉयमेंट को तो बचा रहे हो, लेकिन जो कंज्यूमर को अपना कंज्यूमर सरप्लस सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है ड्यू टू द हाई ट्रेड बैरियर्स, ड्यू टू द हाई कस्टम ड्यूटी और इंपोर्ट ड्यूटी। क्या जब वो ट्रेड बैरियर कम होगा, थिंक अबाउट दैट सिनेरियो, कि जब हम वो ट्रेड बैरियर कम कर दें तो कंज्यूमर सरप्लस क्या होगा? बढ़ जाएगा। इट मींस कि कंज्यूमर के पास ज्यादा पैसा बचेगा। ज्यादा पैसा बचेगा मींस व्हाट? कि कंज्यूमर डिफरेंट जो कमोडिटीज है वहां पे स्पेंड कर सकता है। इट मींस उस पैसे से और भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज को हम क्या कर सकते हैं? सपोर्ट कर सकते हैं, राइट। सो दिस इज द आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट द प्रोटेक्शनिज्म ऑल्सो। सो उस टाइम के जो इकोनॉमिस्ट थे वो सटायर का इस्तेमाल करा करते थे अलग अलग ताकि गवर्नमेंट को दिखा सकें कि योर आर्ग्यूमेंट टू डू दिस पर्टिकुलर काइंड ऑफ बिजनेस इज नॉट राइट। ओके, सो दैट वाज दैट। सो अगले लेक्चर में हम कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जो कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है उसके बारे में करेंगे कि हमारा स्ट्रेट लाइन कर्व कैसे बनता है। इसके अंदर प्रोडक्शन फ्रंटियर या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जिसकी हम बात करते हैं, हम बात करेंगे कि अगर आप यहां पे ये यूनिट ना लें, राइट, यूनिट की जगह अगर आप प्राइस ऑफ कमोडिटी लें तब भी कंपैरेटिव एडवांटेज की जो थ्योरी है वो कैसे एप्लीकेबल होगी और उसको हम कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं, इसकी बात हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे फॉर श्योर। अब ये तो यूनिट के कंटेक्स्ट में था। अब हम देखते हैं कि जो कंपैरेटिव एडवांटेज की थ्योरी है उसको आप प्राइस की फॉर्म में कन्वर्ट करके कैसे एप्लीकेबल कर सकते हो इंटरनेशनल ट्रेड के कंटेक्स्ट में। अब कैसे हो सकता है इस बात को समझने की कोशिश करो। देखो, रिकार्डो जो बात करते थे वो बात करते थे लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू की। व्हाट इज लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू देन? लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू का मतलब है कि ओनली लेबर इज द सोर्स ऑफ वैल्यू क्रिएशन इन एनी इकोनॉमी। मींस अगर आपको देश के अंदर किसी भी चीज को बनाना है ना, सो यू नीड टू हैव ओनली लेबर। आज के दिन चाहे वो चीज प्रैक्टिकली एप्लीकेबल है कि नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिसमें आपको कैपिटल की नीड है, मींस बहुत ही ज्यादा कैपिटल की नीड है एज कंपेरिजन टू अगर आप लेबर की बात करें। और कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जिसमें आपको ज्यादा लेबर की जरूरत है एज कंपेरिजन टू आप फैक्टर में कैपिटल प्रपोर्शन की बात करें। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर आप स्टील इंडस्ट्री को देखते हैं तो यू विल सी व्हाट, कि जब स्टील का प्रोडक्शन होता है तो पर लेबर के साथ ज्यादा से ज्यादा आपको कैपिटल को इन्फ्यूज करना पड़ता है उसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए। लेकिन जब आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री को देखोगे तो यू विल गेट टू नो कि वहां पे ज्यादा लेबर की जरूरत है एज कंपेरिजन टू कैपिटल। बट किसी भी चीज के प्रोडक्शन के लिए आपको दोनों की दोनों चीजों की जरूरत होती है, राइट। लेकिन जो रिकार्डो मानते थे वो मानते थे लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू।
मीन्स कि लेबर इज सोर्स ऑफ वैल्यू क्रिएशन इन एनी इकॉनमी, नथिंग एल्स। और यही एक डेफिशिएंसी है जिसके बाद जो थ्योरी डेवलप की गई हबरलर के द्वारा इन 1936, जिसने सेम कंपैरेटिव एडवांटेज की थ्योरी को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के कंसेप्ट के साथ जो है एक्सप्लेन किया है। इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कि प्राइस अगर दिया हो, दोनों के दोनों देशों में लेबर का प्राइस दिया हो, तो ट्रेड फिर कैसे पॉसिबल होगा। लेट्स चेक इट आउट। लेट्स सपोज करते हैं हाइपोथेटिकली कि अगर यूएस में लेबर का जो प्राइस है वो है $6 पर आवर, राइट। $6 पर आवर मींस एक लेबर 1 घंटे के अंदर कितना कमाती है, $6 कमाती है। अब इस चीज को हम कन्वर्ट कर सकते हैं ना, इसके प्राइस को कन्वर्ट कर सकते हैं कि पर यूनिट जो है व्हीट का कॉस्ट क्या आएगा, है ना। अब ये बताओ मुझे कि यहां पे एक लेबर 1 घंटे में 6 यूनिट ऑफ व्हीट प्रोड्यूस कर रही है और उसी लेबर को उसी घंटे के $6 मिल रहे हैं, तो पर यूनिट ऑफ व्हीट की क्या कॉस्ट होगी, $1। कितनी कॉस्ट होगी, $1 का कॉस्ट हो गया, राइट। सो इसका वैल्यू है द $1। जब आप इसका वैल्यू देखेंगे तो देखो एक लेबर ने 1 घंटे के अंदर 4 यूनिट ऑफ क्लॉथ का प्रोडक्शन किया, राइट। अब उसको 4 यूनिट ऑफ क्लॉथ का प्रोडक्शन करने के बाद कितने डॉलर मिले, $6 में। मींस पर जो यूनिट क्लॉथ है उसका कॉस्ट क्या आया, 1.5, 6/4 मींस व्हाट, $1.5 पर यूनिट ऑफ क्लॉथ। ओके, अब देखो दो देश हैं तो अलग अलग करेंसी है कि नहीं है, सेम करेंसी नहीं है ना। यूएस के अंदर डॉलर चलता है तो यूके के अंदर क्या चलता है, पाउंड चलता है। सो अगर आप यूके की लेबर की वैल्यू की बात करते हैं तो लेट्स सपोज करते हैं हाइपोथेटिकली अगेन कि यूके में जो रेट है वो है 1 पाउंड पर आवर का, कि एक लेबर को 1 घंटे के अंदर 1 पाउंड मिलता है। और जब आप एक्सचेंज रेट देखेंगे तो 1 पाउंड की वैल्यू और $1 की वैल्यू में भी डिफरेंस है। तो हमें यह भी देखना पड़ेगा कि पाउंड को अगर डॉलर में कन्वर्ट करेंगे तो उसका एक्सचेंज रेट क्या है। अगेन लेट्स सपोज कि जो 1 पाउंड की वैल्यू है आपके पास वो किसके इक्वल है, $2 के इक्वल है। अब आप कन्वर्जन करेंगे तो देखो आपको क्या कन्वर्ट होते हुए दिखाई देगा। चेक इट आउट दिस वंस अगेन। अगर आप यहां पे देखते हैं कि 1 पाउंड की कीमत वो $2 है, राइट। तो यहां पे 1 यूनिट पैदा किया यूके की लेबर ने, किसका, व्हीट का, 1 घंटे में। उसके बदले में उसको क्या मिला, 1 पाउंड मिला। 1 पाउंड कितने डॉलर के कंपेरेटिवली है, $2। इट मींस कि इसकी वैल्यू क्या आने वाली है पर यूनिट, $2, राइट। और फिर इसका देखते हैं यूके में जो क्लॉथ है। अब यूके में 1 घंटे के अंदर, थिंक अबाउट इट, लिसन केयरफुली, यूके के अंदर 1 घंटे में एक लेबर ने 2 यूनिट ऑफ क्लॉथ का प्रोडक्शन किया 1 घंटे में। उसके बदले में उसको कितने पाउंड मिले, 1 पाउंड। 1 घंटे में ना, 1 घंटे में 2 यूनिट ऑफ क्लॉथ का प्रोडक्शन किया, लेकिन 1 घंटे का वेज रेट क्या है, 1 पाउंड, राइट। मींस उसने 2 यूनिट का प्रोडक्शन किया क्लॉथ का, उसके बदले में उसको 1 पाउंड मिला, राइट। और 1 पाउंड जो है वो कितने डॉलर है, $2 है। तो डॉलर की फॉर्म में जो इसकी कॉस्ट है वो कितनी होगी, 1। कितनी होगी, 1। नहीं समझ आया, दोबारा सुनो ध्यान से। ओके, सो लेट्स चेक इट आउट। पहले पाउंड में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, फिर उसको जो है डॉलर की फॉर्म में लेके आएंगे, राइट। तो देखो एक कोई भी लेबर है जो यूके के अंदर है, 1 घंटे के अंदर 2 यूनिट ऑफ क्लॉथ प्रोड्यूस कर रही है, कोई डाउट नहीं इसमें, तो है ना। अब इस 2 यूनिट के बदले में उसको कितने पाउंड मिलेंगे, यूके में तो पाउंड मिलेगा ना, तो 2 यूनिट के बदले में उसको कितना पाउंड मिलेगा, 1 पाउंड मिलेगा। 1 पाउंड मिलेगा ना। अब 1 पाउंड कितने डॉलर के इक्वल में है, $2। इट मींस कि कितने डॉलर, $2, राइट। अब $2 मिले ना, कितने के बदले में, कितने बनाने के बदले में, 2 यूनिट ऑफ क्लॉथ बनाने में। तो 1 यूनिट ऑफ क्लॉथ का कॉस्ट क्या हुआ, $1। आर यू गेटिंग मी और नॉट। सो इसका मतलब इसकी जो वैल्यू आएगी पर यूनिट की वो आएगी $1। नाउ यू कैन सी किस देश में क्या चीज सस्ता बन रहा है। सी
अगर आप यूएस में देखोगे तो यूएस में क्या सस्ता बन रहा है? वीट। यूएस को चाहिए कि वीट में स्पेशलाइजेशन करे, वीट की प्रोडक्शन में, और उसको एक्सपोर्ट करे यूके को। और यूके को चाहिए कि किस में स्पेशलाइजेशन करे? क्लॉथ की प्रोडक्शन में। क्यों? क्योंकि क्लॉथ को वो चीपली प्रोड्यूस कर पा रहा है अपने देश में, और इसका एक्सपोर्ट करे किसको? यूनाइटेड स्टेट्स को, राइट। और ये है बेसिकली क्या? कंपैरेटिव एडवांटेज। कि ऐसे भी आप जो है कंपैरेटिव एडवांटेज की हेल्प से किसी भी दो देशों के बीच में गेन कैसे होता है उसको आप फाइंड आउट कर सकते हो। नाउ यू हैव टू थिंक अबाउट वन थिंग। देखो, अगर आप बात कर रहे थे ना कि कितनी यूनिट ऑफ प्रोडक्शन की बात कर रहे थे, तब आपको देखने को मिल रहा था कि यूएस के अंदर जो लेबर प्रोडक्टिविटी है वो ज्यादा है एज कंपैरिजन टू यूके's लेबर। लेकिन जब आपने वेज रेट देखा लेबर का, तो वहां पे आपको क्या दिखाई दिया कि जो यूके की लेबर है वो कम, बेसिकली उनको आपको वेज रेट देना पड़ता है एज कंपैरिजन टू द यूएस लेबर। और ये जो लो वेज रेट देना पड़ा यूके की लेबर को, उसने उनके उस डिसएडवांटेज को, जो लेबर प्रोडक्टिविटी में डिसएडवांटेज था उसकी लेबर को, उसको मिनिमाइज कर दिया, राइट, और ओवरकम कर लिया। और इस वजह से उनको यहां पे कंपैरेटिव एडवांटेज इस पर्टिकुलर कमोडिटी में दिखाई दे रहा है। कोई डाउट किसी को? नो? ओके। नाउ अगर आप अजम्पशंस की बात करें ना कंपैरेटिव एडवांटेज की, तो कुछ अजम्पशंस रिकार्डो ने दी हुई हैं। अब हम उसमें से 7 अजम्पशंस हम पढ़ेंगे। उसमें से हम 6 अजम्पशंस को तो रिलैक्स कर सकते हैं, लेकिन एक अजम्पशन को रिलैक्स करना जो है वो बहुत ही मुश्किल है। क्यों रिलैक्स करना मुश्किल है? क्योंकि वो प्रैक्टिकली एप्लीकेबल ही नहीं है आज के दिन। जैसे कि पहली जो अजम्पशन है दैट इज, वो बात करते हैं कि ओनली 2 नेशंस और 2 कमोडिटी। 2 ही नेशंस की बात कर रहे हैं और 2 ही कमोडिटी की बात कर रहे हैं। दैट इज द फर्स्ट अजम्पशन इसकी थ्योरी में। सेकंड जो अजम्पशन है, दे आर टॉकिंग अबाउट द फ्री ट्रेड। रिकार्डो फ्री ट्रेड की बात किया करते थे। फ्री ट्रेड का मतलब क्या है? कि कोई भी ट्रेड बैरियर जो है दो देश ना इंपोर्ट पे लगाते हैं ना एक्सपोर्ट पे लगाते हैं, राइट, फ्री ट्रेड। ओके। तीसरा जो आपका अजम्पशन है दैट इज परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ लेबर विद इन द नेशन बट परफेक्ट इमोबिलिटी बिटवीन द नेशन। अगर हमारे देश में, इंडिया में, अगर कोई लेबर यूपी से हरियाणा में काम करना चाहती है, दे आर फ्री टू डू, नो इश्यूज एट ऑल, परफेक्ट मोबिलिटी। लेकिन परफेक्ट इमोबिलिटी बिटवीन द नेशन। अगर यहां से आप यूएस के अंदर काम करना चाहते हैं, कैन यू गो? क्या आप जा सकते हो इजिली? इट इज वेरी डिफिकल्ट। मतलब हो सकता है डोनाल्ड ट्रम्प आ जाए उसके बाद तो और भी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में आप काम करने जा सकते हो, वेरी डिफिकल्ट। आप वीजा के लिए आज अप्लाई भी करोगे तो भी आपको पता ही नहीं आपके रिजल्ट कब आएंगे। इन्विटेशन भी आ गया, उसके बाद भी साल साल लग जाता है जाने में लोगों को, राइट। सो मींस हम परफेक्ट इमोबिलिटी की बात कर रहे हैं किसमें? बिटवीन द नेशन, बट विद इन द नेशन देयर इज ए परफेक्ट मोबाइल लेबर वी हैव, राइट। अगला जो हमारा अजम्पशन है, फोर्थ वन, दैट इज कांस्टेंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कांस्टेंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? कांस्टेंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब है कि जो कॉस्ट है ना एडिशनल चीज को बनाने की, वो सेम रहने वाली है अगर एक और एडिशन करते हो उसी चीज को बनाने में आप, राइट। इट मींस कि कांस्टेंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। एग्जांपल के तौर पे मींस हम बात कर रहे हैं यहां पे रिकार्डो की थ्योरी में कि जो लेबर है वो होमोजीनियस है। यही बात की थी ना हमने। रिकार्डो मानते थे कि लेबर होमोजीनियस है, मींस सबकी प्रोडक्टिविटी का जो लेवल है वो सेम है। अगर मैं 1 घंटे में कोई चीज का प्रोडक्शन 1 यूनिट का कर रहा हूं तो ये भी 1 यूनिट के करेंगे, ये भी 1 यूनिट के करेंगे, ये भी 1 यूनिट के करेंगे, सभी 1 यूनिट के करेंगे, राइट। इट मींस कि जो आपकी लेबर है वो होमोजीनियस है। अब अगर होमोजीनियस लेबर होगी और सिर्फ लेबर ही सोर्स ऑफ वैल्यू क्रिएशन है किसी इकोनॉमी में, तो अल्टीमेटली आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है? कांस्टेंट। आप अगर डबल करना चाहते हैं प्रोडक्शन को तो क्या करोगे? लेबर को डबल कर दोगे। ट्रिपल करना चाहते हैं तो ट्रिपल कर दोगे। कोई फर्क तो है नहीं ना। सारे के सारे लेबर की जो प्रोडक्टिविटी है, उनकी जो काम करने की क्षमता है, दैट इज द सेम। दैट इज व्हाट रिकार्डो इज अज्यूमिंग, है ना। अगला जो आपका अजम्पशन है इसमें, दैट इज नो टेक्निकल चेंज। वो किसी भी तरह के टेक्निकल चेंज को अकोमोडेट नहीं कर रहे हैं। वो बेसिकली कहते हैं कि भी जो टेक्नोलॉजिकल चेंज है वो लॉन्ग रन के अंदर आता है। अगर आप शॉर्ट रन में किसी चीज को देख रहे हैं तो देयर इज नो चेंज इन टेक्निक। इस वजह से हम टेक्निकल चेंज को अकोमोडेट नहीं कर रहे हैं अपनी थ्योरी के अंदर। और जो लास्ट चीज है दैट इज द लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू। इट मींस कि सिर्फ और सिर्फ लेबर ही सोर्स ऑफ वैल्यू क्रिएशन है किसी भी इकोनॉमी में। नाउ दिस इज समथिंग वेयर एवरीथिंग गेट्स ट्रिकी।
लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू आज के दिन आपको सही में लगता है कि प्रैक्टिकली एप्लीकेबल है? बिल्कुल भी नहीं, एब्सोल्युटली नन। जैसे कि अभी एग्जांपल दिया, बहुत सारी इंडस्ट्री ऐसी हैं जहां पे आपको बहुत सारा कैपिटल चाहिए पर यूनिट ऑफ लेबर के साथ, और बहुत सारी इंडस्ट्री ऐसी है जहां पे आपको पर यूनिट लेबर के साथ बहुत ही कम कैपिटल चाहिए, जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री, राइट। सो इट मींस कि आपको अगर किसी भी चीज का प्रोडक्शन करना है तो यू नीड टू हैव द कैपिटल एज वेल एज द लेबर विद यू। तो इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए फिर हबर्लर ने 1936 के अंदर लॉ ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट बनाया। लॉ ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट बेसिकली क्या है? उन्होंने कहा कि अब आपको अगर किसी भी चीज के प्रोडक्शन को कैलकुलेट करना है ना, उसकी कॉस्ट को कैलकुलेट करना है, तो आप जो है कंपैरेटिव एडवांटेज की जो थ्योरी है रिकार्डो ने दी है, उसमें ये जो लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू है इसको बाहर निकाल दो। आप लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू को बाहर निकाल के सिर्फ और सिर्फ ये देखो कि आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में कैसे रिटर्न है, कांस्टेंट रिटर्न है, इंक्रीजिंग रिटर्न है, डिक्रीजिंग रिटर्न है। और अगर आप कांस्टेंट रिटर्न के साथ भी रिकार्डो की थ्योरी को एक्सप्लेन करोगे तो रिकार्डो की थ्योरी प्रैक्टिकली एप्लीकेबल हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? एग्जांपल के तौर पे इसको समझते हैं। ये समझ आया? इसमें कोई डाउट है किसी को तो पूछ सकता है ना? ओके। सो हबर्लर ने 1936 में इस थ्योरी को दिया, थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज। उसको एक्सप्लेन किया ऑन द बेसिस ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी, राइट। कैसे हम एग्जांपल के तौर पे समझते हैं इसी चीज को। मान लो आपके पास अगेन दो नेशन है, यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूनाइटेड किंगडम। दो देश के अंदर आप दो चीज का प्रोडक्शन कर रहे हैं, व्हीट का एंड क्लॉथ का। अब हमने इसमें क्या चीज की बात नहीं करनी है? हमने इसमें बात नहीं करनी है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही सोर्स ऑफ वैल्यू क्रिएशन है, दैट इज लेबर। जितने मर्जी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हो सकते हैं, वी नीड नॉट टू वरी अबाउट एनीथिंग, राइट। रिकार्डो की थ्योरी अगर एक्सप्लेन करनी है तो कांस्टेंट रिटर्न की बात करो, राइट, कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात करो, तब भी आप जो है उसकी द लॉ ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज को एक्सप्लेन कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द हबर्लर थ्योरी इन 1936। नाउ इसमें देखो एक चीज, लेट सपोज करो हम शुरुआत करते हैं व्हीट की, कि व्हीट की 180 यूनिट की प्रोडक्शन कर सकता है यूएस। अगर 180 की करेगा तो क्लॉथ अपने देश में सिर्फ और सिर्फ 0 यूनिट प्रोड्यूस कर पाएगा, राइट। अगर सारे के सारे यूनाइटेड स्टेट के फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, सारे के सारे, वेदर दैट इज लेबर, कैपिटल, वॉट एवर द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यूनाइटेड स्टेट्स हैव, वो सारे के सारे अगर व्हीट की प्रोडक्शन में लगेंगे तो 180 यूनिट ऑफ व्हीट का मैक्सिमम प्रोडक्शन कर सकते हैं, और क्लॉथ का प्रोडक्शन उस केस में क्या होगा? 0 होगा, राइट। अभी क्या होगा कि अगर आप 150 यूनिट करोगे व्हीट का प्रोडक्शन, तो आपको देखने को मिलेगा जो क्लॉथ का प्रोडक्शन आप कितना कर सकते हो? 20 यूनिट का कर सकते हो। अब देखो कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है कि हर 30 यूनिट व्हीट का सैक्रिफाइस करने के बाद 20 यूनिट ऑफ क्लॉथ का प्रोडक्शन किया जा सकता है। इट मींस कि अब अगर आप 120 यूनिट करोगे प्रोडक्शन व्हीट का, तो कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या कहेगा? इसका 40 यूनिट का प्रोडक्शन कर लो। 30 और सैक्रिफाइस किया आपने 90, तो इसका 60 यूनिट का प्रोडक्शन कर लो। 30 और सैक्रिफाइस किया 60, इसका कितना प्रोडक्शन कर लो? 80 का। 30 और सैक्रिफाइस करो कितना? 100 का। 30 और सैक्रिफाइस करो 120। कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, no matter how many factor of production you are implying to make any commodity, right? अगर आप यूके के कंटेक्स्ट में देखते हैं तो लेट सपोज करो यूके का हम शुरुआत करते हैं कि 60 यूनिट ऑफ व्हीट का प्रोडक्शन कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि अगर आप यूके की ज्योग्राफिकल एरिया देखोगे ना, तो वो व्हीट की प्रोडक्शन के लिए जो है वो सुटेबल नहीं है। यूएस जो है वो वास्ट लैंड है, उसके पास फर्टाइल लैंड है, तो वहां पे व्हीट का प्रोडक्शन करना ज्यादा सुटेबल आपको दिखाई देता है। उसके अगेंस्ट में अगर आप सारे के सारे रिसोर्सेज व्हीट की प्रोडक्शन में लगाते हो तो 60 यूनिट करोगे, और क्लॉथ का कितना करोगे? लेट सपोज करो 0 कर रहे। और जैसे ही हमने 10 यूनिट ऑफ व्हीट कम प्रोड्यूस किया, मींस रिसोर्सेज निकाल के इसको प्रोडक्शन में लगा दिया, यहां पे 50 प्रोड्यूस किए, तो आपको दिखाई देगा कि वहां पे आपके 20 यूनिट ऑफ क्लॉथ का प्रोडक्शन कर सकते हैं। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या रखनी है? कांस्टेंट। कांस्टेंट मींस हर 10 यूनिट ऑफ व्हीट का सैक्रिफाइस करके कितना यूनिट ऑफ क्लॉथ प्रोड्यूस कर पा रहे हो? 20।
10 यूनिट सेक्रीफाइस किया 40, 20 यूनिट बढ़ गया 40, 10 यूनिट और सेक्रीफाइस किया 30, 20 यूनिट बढ़ गया 60, 10 यूनिट और सेक्रीफाइस किया 20, 80, 10 यूनिट और सेक्रीफाइस किया तो 20 यूनिट बढ़ गया, 10 यूनिट और सेक्रीफाइस किया 120 यूनिट। कोई डाउट किसको? दिस इज कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या हमने इस दोनों की दोनों शेड्यूल को बनाने में किसी भी तरह के फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की बात की? नो। इट मींस कि जो वो अजम्पशन थी ना उसकी कि ओनली लेबर इज ए सोर्स ऑफ वैल्यू क्रिएशन, उसको हमने क्या कर दिया? एक्सक्लूड कर दिया। बाकी चाहे सारी की सारी अजम्पशन को आपने अकोमोडेट करके रखा, बट जो क्रिटिकल अजम्पशन थी जो कि प्रैक्टिकली एप्लीकेबल नहीं थी उसको हमने क्या किया? थ्योरी से बाहर कर दिया। मींस हावर्लर ने थ्योरी से बाहर कर दिया। उसी थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए द थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज बाय रिकार्डो, राइट? अब किसमें? नहीं, स्टार्टिंग में वेट, स्टार्टिंग की बात नहीं कर रहे। दिस इज नॉट लाइक अ टाइमलाइन। ये हम टाइमलाइन की बात नहीं कर रहे, ये हम एक ऐसी सिचुएशन को हाइपोथाइज कर रहे हैं कि अगर देश के सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वीट की प्रोडक्शन में लगा दिए जाएं, राइट, तो वीट का मैक्सिमम प्रोडक्शन क्या हो पाएगा और इसका क्या हो पाएगा अगर सारे इधर लग गए तो? दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। शुरुआत कहां से हो रही है इसकी बात नहीं करी बिल्कुल भी, राइट? अब दोनों के डायग्राम बना के देखते हैं, ठीक है? सेम बेसिस पे दोनों के हम डायग्राम बनाते हैं। लेट्स चेक इट आउट। अगर आप यूएस का सीन देखते हैं तो यूएस का हम यहां बनाते हैं, यूके का हम यहां बनाते हैं। ओके, यहां पे आपने वाई एक्सिस पे ले लिया क्लॉथ, एक्स एक्सिस पे वीट, अगेन वीट एंड क्लॉथ। दिस इज यूके वी आर टॉकिंग अबाउट, दिस इज यूएस वी आर टॉकिंग अबाउट, राइट? अब देखो डायग्राम बनाना वेरी सिंपल। यूएस के कंटेक्स्ट में जब क्लॉथ का प्रोडक्शन 0 है तो वीट का प्रोडक्शन कितना है? 180। जब वीट का प्रोडक्शन 0 है, क्लॉथ का प्रोडक्शन कितना है? 120। ये वीट है, ये मान लो 180 यहां पे आता है। लेट्स सपोज करते हैं कि दिस इज 180, राइट? एंड 120 कहां पे आता है? लेट्स सपोज करते हैं यहां पे 120 आता है। ओके, सो इट मींस दो पॉइंट को आपने जब जोड़ दिया तो आपका ये पूरा का पूरा शेड्यूल बन गया। ये क्यों बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है? क्योंकि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? कांस्टेंट है, राइट? इस वजह से आपको क्या दिखाई दे रहा है? ये स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग है। इट मींस कि सारे के सारे फैक्ट ये, और ये क्या बना देखो, ये है आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। दिस इज द पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जिसको हम प्रोडक्शन फ्रंटियर भी बोलते हैं, राइट? कि अगर आप सारे के सारे रिसोर्सेज आपके देश के फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन किसी चीज के प्रोडक्शन में लगाएं तो उसके कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? इतने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं हर एक डॉट पे। लेकिन अगर सारे के सारे वीट के प्रोडक्शन में लगा दिए तो 180 बनेगा ना वीट। क्लॉथ कितना बनेगा? लेकिन 0। अगर सारे के सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आपने जो है वो क्लॉथ की प्रोडक्शन में लगा दिए तो कितने बनेंगे? 120 क्लॉथ, 120 क्लॉथ। और वीट का उस केस में प्रोडक्शन क्या होगा? 0, राइट? सो दिस इज व्हाट, दिस इज द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बट अंडर कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कोई डाउट किसी को इस बात में? नहीं? ओके। अब अगर आप यूके के कंटेक्स्ट में देखेंगे तो यूके में आपको क्या दिखाई दे रहा है कि यूके में मैक्सिमम आप वीट का प्रोडक्शन कितना कर सकते हैं? 60 कर सकते हैं। ओके, मैक्सिमम मान लो 60 का आप प्रोडक्शन कर सकते हैं। और मैक्सिमम क्लॉथ का प्रोडक्शन कितना कर सकते हैं? अगेन 120 जो है वो आप क्लॉथ का प्रोडक्शन कर सकते हैं। दिस इज व्हाट वी हैव। ओके, सारे के सारे रिसोर्सेज अगर वीट की प्रोडक्शन में लगाओगे तो 60 यूनिट ऑफ वीट, सारे के सारे रिसोर्सेज अगर क्लॉथ की प्रोडक्शन में लगाओगे तो 120 यूनिट ऑफ क्लॉथ का आप प्रोडक्शन कर सकते हैं। डायग्राम बन गया आपके दोनों के दोनों जो ये लाइंस हैं ये क्या है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ऑफ दैट रेलिवेंट कंट्री, जिसको प्रोडक्शन फ्रंटियर भी हम बोलते हैं कि दिस इज द मैक्सिमम प्रोडक्शन दैट अ कंट्री कैन डू अगर सारे के सारे आपके फैक्टर ऑफ जो प्रोडक्शन है वो एम्प्लॉयड हैं, वर्किंग में हैं। ओके, सो ये आपके पास कर्व बन गया। नाउ लेट्स सपोज करते हैं कि हम पहले यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर 60 यूनिट ऑफ क्लॉथ एंड 90 यूनिट ऑफ वीट का प्रोडक्शन कर रहे थे, और अगर ट्रेड नहीं कर रहे तो जो प्रोड्यूस करोगे उसी को कंज्यूम करोगे। यही है क्या नहीं बात? तो यहां पे जो ए की वैल्यू है यूनाइटेड स्टेट्स के कॉन्टेक्स्ट में, ये आपका प्रोडक्शन पॉइंट भी है एंड
कंजम्पशन पॉइंट भी है कि नहीं? अगर आप ट्रेड नहीं कर रहे तो जो आपका प्रोडक्शन पॉइंट है देश का, वही कंजम्पशन पॉइंट है ना। आपने अपने देश में इतना यूनिट जो है सारे के सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को एम्प्लॉय करके इतने यूनिट ऑफ क्लॉथ बनाया, तो जितना बनाया उतना ही कंज्यूम कर पाओगे। इतना यूनिट ऑफ व्हीट बनाया तो जितना बनाया उतना ही आप कंज्यूम कर पाओगे। तो ए इज ए प्रोडक्शन पॉइंट एंड एज वेल एज द कंजम्पशन पॉइंट प्री ट्रेड की अगर आप बात कर रहे हैं तो। अगर आप यूके का सिनेरियो देखते हैं तो लेट सपोज करते हैं कि यूके के अंदर 40 एंड 40 यूनिट, हाइपोथेटिकली मान रहे हैं कि 40 एंड 40 यूनिट का जो है वो प्रोडक्शन किया जा रहा है A1 पे। अब A1 क्या है? अगेन द प्रोडक्शन पॉइंट ऑल्सो ऑफ यूनाइटेड किंगडम प्री ट्रेड एंड द कंजम्पशन पॉइंट ऑल्सो प्री ट्रेड। ठीक है, बिफोर ट्रेड जो है इतना प्रोड्यूस एंड कंज्यूम यूनाइटेड स्टेट्स कर रहा है, इतना प्रोड्यूस एंड कंज्यूम यूनाइटेड किंगडम कर रहा है। कोई डाउट किसी को? अज्यूम मान रहे हैं, देखो आप कर किसी को ही सकते हो, किसी भी पॉइंट पे आप प्रोडक्शन और कंजम्पशन कर सकते हो, डजंट मैटर, राइट। लेकिन आप किस पे कर पाओगे? इसी पर्टिकुलर कर्व पे कर पाओगे। दिस इज जस्ट वन ऑफ द एग्जांपल कि ये लेट सपोज करें कि हम कर रहे होंगे। नाउ अभी ट्रेड पॉसिबल है ना? ट्रेड पॉसिबल दोनों की दोनों कंट्री में है अकॉर्डिंग टू द कंपेरेटिव एडवांटेज इन दैट रेलिवेंट कमोडिटी दैट अ पर्टिकुलर कंट्री हैव। उस बेसिस पे यूनाइटेड स्टेट्स के पास कंपेरेटिव एडवांटेज किस चीज को प्रोड्यूस करने का है? व्हीट को प्रोड्यूस करने का। तो मींस व्हीट में वो परफेक्ट स्पेशलाइजेशन करेगा, कंप्लीट स्पेशलाइजेशन करेगा। मींस अपने देश के सारे रिसोर्सेज किसकी प्रोडक्शन में लगाएगा? व्हीट की प्रोडक्शन में लगाएगा। जब सारे के सारे रिसोर्सेज व्हीट की प्रोडक्शन में लगाएगा तो नया जो प्रोडक्शन पॉइंट है वो ये बी, दिस इज व्हाट? दिस इज न्यू प्रोडक्शन पॉइंट। पोस्ट ट्रेड की बात कर रहा हूं मैं। ओके, कोई डाउट किसी को? नहीं। अगर कंपेरेटिव एडवांटेज यूके के पास क्लॉथ का है तो जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है पोस्ट ट्रेड वो किस चीज की प्रोडक्शन में लगाएगा? क्लॉथ की प्रोडक्शन में। इट मींस कि सारा का सारा जितने भी रिसोर्सेज हैं वो इसको प्रोड्यूस करने में लगेंगे। 120 यूनिट ऑफ क्लॉथ, राइट। सो दिस इज, लेट सपोज करते हैं B1, दिस इज न्यू प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ यूके। प्रोडक्शन पॉइंट चेंज हो गया ना? जैसे आपने रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन किया, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज किया, तो पहले प्रोडक्शन यहां पे हो रहा था यूएस में, अब प्रोडक्शन कहां हो रहा है? इस पॉइंट पे। पहले यूके में प्रोडक्शन यहां हो रहा था, अब कहां पे हो रहा है? यहां पे हो रहा है, राइट। कंप्लीट स्पेशलाइजेशन। और कंप्लीट स्पेशलाइजेशन किस केस में पॉसिबल है? पॉसिबल है जब कॉन्स्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है, तभी पॉसिबल है। जब इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है तो इम्परफेक्ट स्पेशलाइजेशन होता है, जब डिक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है तब भी कंप्लीट स्पेशलाइजेशन होता है। तो दो ही सिनेरियो हैं जहां पे कंप्लीट स्पेशलाइजेशन करेंगे कोई भी देश किसी चीज की प्रोडक्शन में, एक या तो कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो या फिर डिक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो। इम्परफेक्ट स्पेशलाइजेशन होता है जब इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है। जब हम हेक्सर ऑयलिन की थ्योरी करेंगे तो उसके अंदर हम पढ़ेंगे कि वहां पे इम्परफेक्ट स्पेशलाइजेशन कैसे किया जा रहा है कंट्री के द्वारा। सो नए प्रोडक्शन पॉइंट आपके बन गए। अब क्या होगा? दोनों के दोनों देश आपस में व्यापार कर रहे हैं, आपस में व्यापार करेंगे तो टर्म ऑफ ट्रेड बनेगी, व्यापार की शर्तें जो रखी जाएंगी ना। मींस जो अब नया कर्व बनेगा उनका, वो नया कर्व बेसिकली वो सेम होगा, पैरेलल होगा। अब ये जो दो कर्व है ना, दिस और ये दिस वन एंड दिस वन, ये दोनों के दोनों पैरेलल हैं। पैरेलल का मतलब दीज आर द न्यू इंटरनेशनल टर्म ऑफ ट्रेड। ये इंटरनेशनल टर्म ऑफ ट्रेड है। मींस जो अब एक्सचेंज होने वाला है वो इस बेसिस पे होने वाला है। नया कंजम्पशन जो होगा यूनाइटेड स्टेट्स भी ज्यादा करेगा दोनों कमोडिटी का, और यूके भी ज्यादा करेगा दोनों कमोडिटी का। कैसे करेगा इसको समझने की कोशिश करते हैं, राइट। लेट सपोज करो कि जो नया कंजम्पशन पॉइंट है वो यहां पे है, राइट, मतलब A2 पे है, ओके। और इसका जो नया कंजम्पशन पॉइंट वो यहां पे है, A' पे है, लेट सपोज करो यूनाइटेड स्टेट्स का। इसका मतलब क्या? आपने प्रोडक्शन यूएस के अंदर व्हीट का कितना किया? इतना किया। ये टोटल प्रोडक्शन है ना।
इस टोटल प्रोडक्शन का आपने बेसिकली वीट, अब आपको एक्सपोर्ट करना है ना, वीट का एक्सपोर्ट करना है ना आपको, तो इसमें से आपने इतना वीट एक्सपोर्ट कर दिया, इतना वीट, ये वाला, दिस इज व्हाट, दिस इज द एक्सपोर्ट टू यूके। अब जब एक्सपोर्ट करोगे तो फ्री में तो नहीं करोगे, उसके बदले में क्या चाहिए, क्लोथ चाहिए ना, क्योंकि क्लोथ का प्रोडक्शन क्या कर रहे हो, 0, तो क्लोथ का कितना इंपोर्ट करोगे, दिस, ये जो बीच में आपको ये और ये पॉइंट के बीच में मिल रहा है, दिस इज व्हाट, इंपोर्ट ऑफ क्लोथ, किसका, यूएस का, राइट। तो मतलब नया जो कंजम्पशन पॉइंट है वो क्या, A', नया कंजम्पशन पॉइंट है आपके पास। अब ये नया कंजम्पशन पॉइंट पुराने वाले कंजम्पशन पॉइंट से ऊपर है ना, दोनों चीज का ज्यादा कंज्यूम कर रहा है बेसिकली यूनाइटेड स्टेट्स, तो इट मींस गेन फ्रॉम ट्रेड किसको हो गया, यूनाइटेड स्टेट्स को हो गया, ट्रेड करने के बाद। जब आप यूके को देखोगे तो यूके के कंटेक्स्ट में देखो, यूके ने अपने सारे के सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन किस चीज को प्रोड्यूस करने में लगाए हैं, क्लॉथ को प्रोड्यूस करने में। क्लॉथ का कितना प्रोडक्शन कर रहा है, इतना प्रोडक्शन कर रहा है, 120। अब एक्सपोर्ट किस चीज का करेगा, जिस चीज में स्पेशलाइजेशन किया, एक्सपोर्ट करेगा क्लॉथ का। क्लॉथ के बदले में उसको चाहिए क्या, तो इतना एक्सपोर्ट करेगा किसका, क्लॉथ का, राइट। और इसके बदले में क्या करेगा, इंपोर्ट, कितना इंपोर्ट करेगा, इतना इंपोर्ट करेगा वीट का, वीट हो गया इंपोर्ट। नया जो कंजम्पशन पॉइंट है वो है दिस, इस पॉइंट से ये हायर पॉइंट पे है ना, इट मींस कि दोनों के दोनों कमोडिटी का ज्यादा कंजम्पशन हो रहा है यूनाइटेड किंगडम में पोस्ट ट्रेड, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज द गेन फ्रॉम ट्रेड अगेन इन द कंटेक्स्ट ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड, इन द कंटेक्स्ट ऑफ द यूनाइटेड किंगडम। कोई डाउट है किसी को तो पूछ सकता है, एनीवन, नो। सो दिस इज हाउ कॉन्स्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बेसिस पे अगर आप कंप्लीट स्पेशलाइजेशन करोगे अपनी इकोनॉमी के अंदर, और उसके बाद जिस कमोडिटी में आपने स्पेशलाइजेशन किया है उस कमोडिटी को एक्सपोर्ट करोगे, और उसके बदले में वो कमोडिटी लोगे जिसमें आपको कंपेरेटिव डिसएडवांटेज है, तो अल्टीमेटली आपको क्या होता हुआ दिखाई देगा, वेलफेयर फ्रॉम द ट्रेड होता हुआ दिखाई देगा, गेन फ्रॉम द ट्रेड होता हुआ दिखाई देगा। एनी डाउट, नो डाउट, ओके, दैट्स इट देन फॉर टुडेज लेक्चर।